सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में जो 2023 में परीक्षा हुआ था उन सभी में जितने साइंस के प्रश्न पूछे गए थे साइंस के, उन सभी को देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे एमीटर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो इनमें सही कथन का पहचान करना है और अगला जो ऑप्शन है दूसरे पेज में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन के बारे में यह सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति डैश हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवस्रव तरंग कहा जाता है। तो 20 हर्ट्ज से कम जो ध्वनि तरंगे होती है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम, उसे हम सुन नहीं सकते हैं। यह अवस्रव तरंग होता है। जिन्हें हम सुन सकते हैं वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो इसे हाइग्रोमीटर कहा जाता है। हाइग्रोमीटर यहाँ पे दिया गया नहीं है और इसे दूसरा नाम आर्द्रता मापी भी कह सकते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में हाइग्रो लिखा हुआ रहे हाइग्रोमीटर तो ये भी सही हो जाएगा। ऐसे हिंदी में इसे आर्द्रता मापी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ परिपथ में विद्युत धारा को डैश परिपथ में विद्युत धारा को डैश द्वारा मापा जा सकता है। तो इसे जो मापा जा सकता है, चलिए ऑप्शन यहाँ पे है, ओडोमीटर द्वारा, एमीटर द्वारा, विभवमापी द्वारा या वोल्टमीटर द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। क्वेश्चन क्या था कि परिपथ में विद्युत धारा को डैश द्वारा मापा जा सकता है। तो किस द्वारा मापा जा सकता है? एमीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है? अंतर्जनित बलों का उदाहरण में से कौन सा है? तो पर्वतों का निर्माण जो होता है वह अंतर्जनित बलों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? भौतिक मात्रा और माप की इकाई का गलत जोड़ी इनमें से कौन है? ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है और शक्ति का वाट होता है। दाब का जो मात्रक होता है वह पास्कल होता है, जो कि न्यूटन दिया गया है। न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गलत पूछा है तो गलत यही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, समानतः उसे क्या कहा जाता है? तो समानतः इसे क्या कहा जाता है? तो बिजली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक की प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रभावित होने के समय के समानुपाती होती है? तो यह किसका नियम है? तो यह जो है जूल का नियम है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जूल का नियम। जूल के नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध
धारा के वर्ग और इसके प्रभावित होने के समय के समानुपाती होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यीस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डैश बनाते हैं। यीस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बनाते हैं? तो ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त डैश आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। 17वें समूह में कौन सा तत्व उपस्थित है आवर्त में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलोजन। हेलोजन समूह। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डैश का जोड़ या डैश का निष्कासन हो अपचयन कहलाता है। वो किसका क्वेश्चन है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डैश का जोड़ या डैश का निष्कासन हो अपचयन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जोड़ या ऑक्सीजन का निष्कासन हो वह क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तेल का वनस्पति में रूपांतरण जो होता है वह हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः डैश कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और भारी जल का सूत्र भी पूछा जाता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। और सामान्य जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है पूछा गया है। तो तीसरे आवर्त से इनमें से कौन सा तत्व संबंधित नहीं है? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है। यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है? तो यह जो होता है ह्यूमसी भवन प्रक्रिया के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है वह प्रोपाइन का सूत्र पूछा गया है। और ये सूत्र किसी न किसी एग्जाम में आपको किसी न किसी शिफ्ट में भी पूछ ही लिया जाएगा कि प्रोपाइन होता है, जैसे नीलाथ होता है और क्विकलाइम होता है। इस प्रकार के शब्द को पूछ ही लिया जाता है। प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र जो होता है वह C3H4 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड कितने तत्वों की एक श्रृंखला है? लेंथेनाइड तो यह 15 तत्वों की एक श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है। किसका सामान्य नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टज। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वार्टाइज सिलिकॉन ऑक्साइड का सामान्य नाम होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या डैश द्वारा निरूपित की जाती है जहां n कोशों की संख्या है। जहां n क्या है? कोशों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2n²। 2n² का जो सूत्र होता है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक जो होती है वह सिल्वर होती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सिल्वर। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो वह जो होते हैं ये ऑप्शन के इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड क्लोराइड और कॉपर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्धधातु नहीं है। जो अर्धधातु नहीं है तो सीजियम जो है यह एक अर्धधातु नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनबुझा चूना किससे निर्मित होता है? अनबुझा चूना जो होता है वह कैसे निर्मित होता है? तो यह तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम
ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के में अपघटन द्वारा। तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड में अपघटन द्वारा जो होता है वह अनबुझा चूना निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। दिए गए कथनों में से सही का आपको पहचान करना है, तो इनमें से जो है एक भी सही नहीं है। क्वेश्चन है कि अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, तो अम्ल स्वाद में जो होता है वह खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्षार जो होता है वह कड़वा होता है। अम्ल जो है लाल लिटमस पत्र को नहीं, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका सूत्र आप याद रख लीजिए, अनीला। अनीला अम्ल जो होता है वह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर इसमें जो है दोनों गलत ही दिया गया है, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वह CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है। प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है। सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में यह ग्रे क्यों हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड पर प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण जो होता है वह क्या हो जाता है? ग्रे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है वह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ हैलोजन की तरफ व्यवहार करता है? तो यह कौन सा तत्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह 14 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षारक लाल लिटमस पत्र को डैश कर देता है। क्षार जो होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और अम्ल जो होता है अम्ल वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर डैश के विविध रूप हैं। चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसके रूप होते हैं? तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि दूध और फेस क्रीम डैश के उदाहरण है। दूध और फेस क्रीम जो होते हैं यह इमल्सन के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। सौर सेल बनाने में जो तत्व की प्रयुक्त होती है तो उसमें कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन तत्व। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश का उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक चिपकने वाला पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है। डैश का उपयोग, तो किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जो होता है वह उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक चिपकने वाला पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है? अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी इनमें से गलत है? तो केलेना सीसा का अयस्क है, बारनाइट जो होता है वह कॉपर का है, मैग्नेटाइट जो होता है वह लोहा का है, सिनेबार जो होता है या पारा का होता है, न कि निकेल का। इस प्रकार इसका राइट आंसर सी है, सही हो जाएगा, जो गलत दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों में स्टार्च होता है वे डैश के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वो डैश के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। तो यह किसके संपर्क में? आयोडीन के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैसें मिलती है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैसें मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये अभिक्रिया दिया गया है, यह डैश अभिक्रिया है। तो यह जो है लोहा, यह कॉपर से अभिक्रिया कर लिया है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कर लिया है और कॉपर को विस्थापित कर दिया है। तो ये जो अभिक्रिया है यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? यह विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं आप Fe जो है SO4 से अभिक्रिया कर लेता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि C2H5OH डैश का रासायनिक सूत्र है। C2H5OH जो होता है वह किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो यह C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो इथेनॉल का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिप्सम को डैश कितने केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है। तो कितने केल्विन पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एवोगाड्रो संख्या जो होता है, एवोगाड्रो संख्या उनका मान कितना होता है? 6.22 या 23 भी लिखा रहता है कहीं, तो उसका पावर हो जाता है 10⁻23। 6.22 गुना 10⁻23 होता है एवोगाड्रो संख्या का मान। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हेलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हेलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में जो होते हैं वह 118 तत्व वर्तमान में हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? परमाणु का आकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है वह 6 होती है। कितना होती है? 6 होती है। ऑप्शन में आगे दिया गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूरालाइन एल्युमिनियम और डैश से बना मिश्र धातु है। ड्यूरालुमीन एल्युमिनियम और किससे बना होता है? तो यह एल्युमिनियम और तांबा से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी की जो विद्युत संवाहकता होती है वह सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? किस तरल का सबसे जो पृष्ठ तनाव होता है वह अधिक होता है? तो जल का पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन जो होता है वह सबसे अधिक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल का
विद्युत अपघटन डैश का एक उदाहरण है। जल का जो विद्युत अपघटन होता है वह किसका उदाहरण होता है? वियोजन अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वियोजन। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? तो किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होती है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या जो होती है वह 12 होती है। वैसे 10th क्लास में 1 से लेके 30 तक याद करना अनिवार्य था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में जो अंतिम चरण होती है वह इस्पात को आकार देना होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है। इनमें से क्या एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है? तो CH3COOH जो होता है यह एथेनोइक एसिड का सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। इनमें से कौन सा तत्व उपधातु नहीं होती है? तो जेनोन जो है यह उपधातु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जेनोन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व, 63। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। जिंक को जिंक सल्फेट में कौन सा तत्व परिवर्तित करता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एल्किन्स के समान सूत्र को पहचानिए। एल्किन का जो समान सूत्र होता है वह क्या होता है? CnH2n होता है। CnH2n होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्किन का समान सूत्र। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम तो कॉपर सल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट रासायनिक नाम किसका है? नीला थोथा का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? इनमें से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्तिका। रिक्तिका जो होता है यह केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। कोशिका जीव कोशिका किसी जीव का डैश जीवित भाग होता है। कोशिका किसी जीव का जो होता है वह सबसे छोटा जीवित भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नारियल के रेशेयुक्त छिलके डैश उत्तक के बने होते हैं। नारियल के जो रेशेयुक्त छिलके होते हैं वह किस उत्तक के बने होते हैं? तो एस्क्लेरेन काइमा के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक के रूप में भारत में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से डैश में हुई थी। यह कितने ईस्वी में हुए थे? तो 1960 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा हुआ है। तो विश्व में जो हरित क्रांति का जनक है वह नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता पोषक तत्वों के डैश के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिधारण। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर डैश एक तरल पदार्थ है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो होते हैं वह कोशिका द्रव जो होते हैं वह एक तरल पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है? कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक जो होता है वह क्या होता है? तो फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाय जैसे डैश होते हैं। कोशिका द्रव में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाय जैसे डैश होते हैं। तो कि वह क्या होते हैं? इन जैसे कोशिकांग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में स्वतंत्र रूप से गठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो वह कितने पथ निर्मित होते हैं? 2 पथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का जो होता है वह एक लक्षण होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बुखार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताएं। किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार के नाम जो होते हैं वह एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में डैश प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो यह किसमें होते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कॉर्क के टुकड़े को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था? तो उन्होंने जो कॉर्क जैसे टुकड़े को देखा था तो उन्होंने उसका जो नाम दिया था वह क्या नाम दिया था? तो कोशिका नाम दिया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कोशिका। अगला नंबर क्वेश्चन है जो है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो था वह अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं? साइकस और पाइनस जो होते हैं वह जिम्नोस्पर्म प्रकार के पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। डैश कार्बोहाइड्रेट, वसा और पूर्ण क्वेश्चन है कि डैश कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। तो यह क्या होता है? क्षुद्रांत होता है। क्षुद्रांत जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है क्षुद्रांत में। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया डैश झिल्ली की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वह दो झिल्ली की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक मांसाहारी कौन है? निम्नलिखित में से प्राथमिक मांसाहारी कौन है? तो ऑप्शन दिया गया है घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाघ। इसमें प्राथमिक मांसाहारी पूछा गया है इसलिए इसका राइट आंसर जो है मेढक से हो जाएगा। इसमें प्राथमिक जो पूछता तो वह क्या हो जाता? मांसाहारी नहीं पूछता तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि डैश कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला यंत्र है। डैश कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला यंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है वह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यानी आत्महत्या की थैली जो होती है वह लाइसोसोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पतियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? पतियों की जो कोशिका होती है उसमें आप लवक कहाँ पे पाते हैं? तो वह कोशिका द्रव में आप पाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंगुइन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को डैश से अलग किया जा सकता है। केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को किससे अलग किया जा सकता है? तो कोशिका द्रव से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के दौरान किसानों ने डैश का उपयोग करके फसलों की खेती की जाती थी। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने डैश का उपयोग करके फसलों की खेती की जाती थी। तो किसके उपयोग करके? तो यह अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों का उपयोग करके फसलों की खेती किया करते थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं? एक से अधिक कोशिकाओं से जो बने जीव होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? तो बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो किसके द्वारा 4 कैलोरी ऊर्जा हमें मिल सकती है? ऑप्शन के अनुसार आप आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 ग्राम प्रोटीन। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से जो होता है वह कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एनीमिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है? खाद्य समूहों में से इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? मोलस्का के अंतर्गत कौन सा आता है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ऑक्टोपस। स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण जो होता है वह ऊर्ध्वतः किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग विश्व में। और भारत में कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिड जिनमें डैश रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो कौन सा इनमें से क्या क्लोरोप्लास्ट कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे। प्लास्टिड जिनमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैलियां लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। फास्ट फूड प्रायः वसा और डैश से भरपूर होते हैं। फास्ट फूड जो हम लोग खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मिलता है वह वसा मिलता है और मतलब जितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वसा और अपूरित कैलोरी। जितना हमें चाहिए पूरा नहीं अपूरा मतलब आधा मिल पाता है, पूरा नहीं मिल पाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? तो थायमिन के नाम से विटामिन B1 को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। विटामिन सी एक डैश है। विटामिन सी जो होता है यह एक ऑक्सीडेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो एक और दोनों। लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती है, पेशी कोशिका जो होती है वह तर्करूपी है। इनमें से दोनों सा सही है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को डैश के रूप में जाना जाता है। मछली में जो राइबोफ्लोविन होते हैं यह किस विटामिन के नाम होते हैं? तो विटामिन B2 के रासायनिक नाम जो होते हैं वह राइबोफ्लोविन होते हैं। आप इतना भी जानते हैं विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो इस प्रकार भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। न कि मछली से कुछ लेना देना नहीं है, ये जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजाडिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नीम। नीम का जो वनस्पतिक नाम जो है यह एजाडिरेक्टा इंडिका है। कहाँ पे? भारतीय उपमहाद्वीप में। दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सूअर से फैलती है? सूअर से कौन सी बीमारी फैलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वान फ्लू। स्वान फ्लू जो वायरस होती है यह भी सूअर से फैलता है।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि मछलियों के समूह को क्या कहते हैं? मछलियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो शॉल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा शॉल। अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? अंडे की जर्दी भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडे की जर्दी में विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जिसे साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है, यह ही अंडे के जर्दी भाग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सीसौ भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? सीसौ भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो बल के सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी छूत की बीमारी है? छूत यानी छुआछूत की बीमारी होती है। तो क्षय रोग जो होता है यह एक छुआछूत की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि हमारी आंतों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? खाना पचाने में कौन सा बैक्टीरिया हमें मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। यह जो बैक्टीरिया होता है यह हमारी खाना को पचाने में हमें मदद करता है। औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? तो यह पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है। किसके कारण खसरा की बीमारी होती है? तो वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इथेनॉल उत्पादन में किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? इथेनॉल उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो यह किण्वन के द्वारा इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट जो होता है वह किस धातु का बना होता है? तो यह जो बना होता है टंगस्टन धातु का होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धानी प्राणी का उदाहरण है? धानी प्राणी का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो कंगारू जो होता है यह धानी प्राणियों का उदाहरण है, धानी प्राणी का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उस उपकरण का नाम बताएं जो चालक के संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। चालक के संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है बैटरी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन का तीसरा नियम यह कहलाता है कि जैसे गेंद को हम जितना जोर से फेंकते हैं तो वो उतना ही जोर से रिटर्न होता है। जैसे दीवार पे हम बॉल फेंकते हैं, झूला जैसे झूलते हैं तो जितना आगे जाता है वह उतना पीछे जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ओरल पोलियो वैक्सीन जो है यह इसका आविष्कार किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट सामी। इसमें से बहुत लोग मारते जॉन ईसाल्क और लुई पास्चर। तो ये आप बताइएगा कौन कौन टीका का यानी कौन कौन वैक्सीन का खोज किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या था? अल्बर्ट सामिन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डीजल डैश का उदाहरण है। डीजल किसका उदाहरण है? तो यह अवक्षेपण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अवक्षेपण। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वेबर किसकी इकाई है? वेबर जो होते हैं यह किसकी इकाई है? तो चुंबकीय प्रवाह की इकाई है वेबर। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? तांबे का कौन सा है? तो चाल्कोसाइट। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चाल्कोसाइट। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? एसीटोनाइट्रिल का सूत्र CH3CN होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
जबड़ा किसका भाग है? जबड़ा किसका भाग होता है? तो यह खोपड़ी से होता है। यह खोपड़ी यानी मुंह में जो होता है भाग जबड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खोपड़ी का भाग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गति का एक समीकरण है। गति का समीकरण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2s बराबर, गति का समीकरण 2s बराबर 2ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी क्या होता है गति का समीकरण? तो ये भी होता है कि s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अभी बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। इस प्रकार इस समीकरण को आप संतुलित कीजिएगा, बनाइएगा, रिलेशन निकालिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान और r त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का m द्रव्यमान और r त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? तो ये नोमेरिकल भी एक दो पूछा गया है, यह अब सेक्शन में ही पूछा जाएगा आपसे। तो इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के छठे आवर्त और समूह 4a में कौन सा तत्व रखा गया है? तो इसमें कौन सा तत्व रखा गया है? लेड, क्रमांक नंबर 82 पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मिश्र धातु में लेड और टिन होते हैं? कौन सी मिश्र धातु में लेड और टिन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोल्डर। सोल्डर में लेड और टिन दोनों का मिश्रण होता है। कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसेटर। मेसेटर जो होता है वो कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है, मेसेटर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि टेस्ला किसकी इकाई? टेस्ला किसकी इकाई है? तो यह है चुंबकीय प्रवाह घनत्व का मात्रक जो होता है वह टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। या पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उस इकाई का नाम बताएं जिसमें ईंधन का ऊष्मीयमान व्यक्त किया जाता है। उस इकाई का नाम बताएं जिसमें ईंधन का ऊष्मीयमान व्यक्त किया जाता है। तो ऊष्मीयमान ईंधन का किसमें व्यक्त किया जाता है? तो किलो जूल पर केजी द्वारा इंडिकेट किया जाता है यानी व्यक्त किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंस किसकी इकाई है? सीमेंस जो होती है यह विद्युत चालकत्व का इकाई होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? तो CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि टीबिया किसका भाग है? टीबिया किसका भाग है? तो यह पैर की हड्डी होती है, टीबिया एवं फिबुला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीबिया किसका भाग होता है? यह पैर की हड्डी होती है। सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति जो था यह आइजैक न्यूटन थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है? 5.5 से कम होता है तो दांतों की सड़न
जो होती है वह दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। यानी हमारे मुंह का पीएच मान जो होना चाहिए वह 7 से अधिक, यानी क्या कर सकते हैं 5.5, मतलब ज़्यादा अम्लीय नहीं होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी गैस सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। तो ओजोन परत जो होती है यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से जो विकिरण आती है उससे हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पराबैंगनी किरण के सूर्य की पराबैंगनी किरण जो होती है वह बहुत खतरनाक होती है, उसी के कारण आदमी में त्वचा रोग उत्पन्न होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा हो जाता है या किया जाता है, तो जस्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, जस्ता। तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण है। हरे रंग का जो लेप होता है वह कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है, तो वसा का पाचन जो होता है यह छोटी आंत में होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, छोटी आंत। बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रिया होती है। बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचक कक्ष। पाचक कक्ष ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुकंदर का रस, यह घर पर तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। रक्त का कौन सा घटक, तो यह प्लेटलेट्स जो होता है यह रक्त के थक्का बनाने में हमारी सहायता करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं। वनस्पति जगत के उभयचर कौन से हैं या क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपास का। चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो कंपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण में से कौन सा नहीं है, तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। आकाश का नीला रंग यह भी प्रकीर्णन का कारण ही होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल इसी कारण दिखाई देता है। गहरे समुद्र में जल का रंग जो होता है वह भी इसी कारण होता है, दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। 4 कक्षीय हृदय इनमें से किस में पाया जाता है, तो मगरमच्छ में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पन्न होती है। जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, हाइड्रोजन। और 4 कक्षीय हृदय किस में पाया जाता है, तो मगरमच्छ में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार जो है यह बायोलॉजी के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिनमें से ये तीनों है, इसके बाद अर्थशास्त्र है, शांति है, एक और है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या की कमी के कारण कम होती है। डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण कम होती है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का असमान रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल ऑप्शन नंबर ए डी से हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंडे की सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने में क्या होगा? तो अंडे का आवरण घुल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गॉइटर जिसे गनवाला भी कहा जाता है, यह जो बीमारी होती है किसकी बीमारी है? ग्वाइटर किसकी बीमारी होती है? तो यह होती है थायराइड ग्रंथि के। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? गला में पाया जाता है, यानी कंठ में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? तो उनमें से कौन सी गैस निर्मित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सौर सेल किस प्रकार का कार्य करता है? सौर सेल किस प्रकार का कार्य करता है? तो यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जठर अम्ल डैश द्वारा पेट में स्रावित होते हैं। जठर अम्ल किसके द्वारा पेट में स्रावित होते हैं? तो यह होते हैं गैस्ट्रिन स्रावी ग्रंथिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह 23 जोड़ी होती है, और कहे तो 46 होती है। 23 जोड़ी या 46 कह सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। पारिस्थितिकी के निर्माण में क्या शामिल होते हैं? पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। चलिए इसका ऑप्शन आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी के निर्माण में जीवित जीवित जीव एवं भौतिक कारक दोनों शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी सजीव जीवों को व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। सभी सजीव जीवों को व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत डैश समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय एवं क्षारीय तत्व के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा डैश का उपयोग कर सकते हैं। अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा डैश का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं। लिटमस पत्र अथवा हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और डैश की विफलता के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए के कॉपी के कारण। ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से कर सकते हैं। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना जो है यह नदी में जल धाराओं से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है डैश कहलाता है। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। स्वाद में खट्टे पदार्थों की प्रकृति
डैश होती है। स्वाद में जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसकी प्रकृति जो होती है वह अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केटेनेशन का गुण जिसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है। केटेनेशन का गुण जिसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है, क्या प्रबल होता है? तो कार्बन प्रबल होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जैव निम्नीकरण माने जाने वाले पदार्थ, चलिए ऑप्शन आगे है, क्या होते हैं? क्वेश्चन था कि जैव निम्नीकरण माने जाने वाले पदार्थ जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति डैश होती है। स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति जो होती है वह क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय। तो इसका राइट आंसर क्षारकीय हो जाएगा, क्षारकीय हो जाएगा। स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होती है वह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रक्रिया का? पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी सफेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है क्योंकि साबुन की प्रकृति डैश होती है। साबुन की प्रकृति जो होती है वह क्या होती है? क्षारकीय होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और कपड़ा जो धोते हैं तो साबुन जो होता है, कपड़ा अम्लीय होता है और साबुन क्षारकीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं को डैश छोड़कर सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को छोड़कर पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है कि मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं। जहां XX परिमाण होता है तो यह लड़की का परिमाण होता है और लड़का में क्या पाया जाता है? XY पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? तो क्लोरीन जो होता है यह ओजोन परत को नष्ट करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में मौजूद हरा रंग को किस नाम से जाना जाता है? पौधा में जो मौजूद हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है तो लार ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लार ग्रंथि अंतःस्रावी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप जो होता है वह होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचार परिरक्षित करने में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो विल्ली जो है यह परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजी एक महंगी नम सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे आमतौर पर
चांदी के रूप में जाना जाता है। एजी किसका प्रतीक है? सिल्वर या चांदी का। अगला क्वेश्चन है, डैश मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? तो कान की जो हड्डी होती है जिसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है, यह सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है, अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पानी के साथ अभिक्रिया करता है या पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। और कैल्शियम का सूत्र क्या होता है? Ca। पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटी छिद्र जो होते हैं उन्हें रंध्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो इन्हें क्या कहा जाता है? क्लोनिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोनिंग। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ब्रांकाई। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ब्रांकाई। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव संसाधन। क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है? स्वर्ण यानी सोना का जो आणविक सूत्र होता है वह एयू होता है। एयू होता है। और चांदी का जो होता है वह एजी होता है। चांदी का क्या होता है? एजी होता है। निम्न में से कौन सी निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इनमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी यह मिश्र धातु नहीं है, यह एक तत्व है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है? डैश मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हीमोग्लोबिन। मस्तिष्क डैश तंत्र का एक हिस्सा है? मस्तिष्क जो होता है यह तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया? हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव की सड़कों के सुधार को। यह तो गांव से किसी भी प्रकार का संबंध ही नहीं रखता था। हरित क्रांति खेती से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि बीजों की अत्यधिक उपज वाली किस्मों को बढ़ावा देना, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को और खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर डी से हो जाएगा, जो कि इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है? निम्न में से कौन सी गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचरण। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा संचरण। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? त्वचा की बाह्य परत के लिए एपिडर्मिस शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? जल जनित बीमारी जो होती है
वह इनमें से क्या है? हैजा जो होता है वह जल जनित बीमारी होता है। राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या होता है? ए का नाम रेटिनॉल होता है और B2 का रासायनिक नाम जो होता है वह विटामिन ए का नाम जो होता है वह रेटिनॉल होता है, बी का नाम थायमिन होता है और विटामिन B2 का नाम जो होता है वह राइबोफ्लोविन होता है। और विटामिन B12 का भी नाम पूछा जाता है तो विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण डैश होती है। जब वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण जो होता है वह ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी भूमंडलीय तापन होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है? निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। बैक्टीरिया को ही जीवाणु कहा जाता है, वायरस को विषाणु कहा जाता है और बैक्टीरिया को जीवाणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वसा उत्तक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? वसा उत्तक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? तो यह संयोजी उत्तक होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। डैश का वंश नाम कुकुरबिट्टा है। किसका वंश नाम कुकुरबिट्टा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कद्दू। कद्दू का वंश नाम जो होता है वह कुकुरबिट्टा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के डैश होते हैं। तो यह जो होते हैं एक प्रकार के वसा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है? बिल में कौन सा जानवर नहीं रहता है? तो कछुआ जो होता है यह बिल में नहीं रहता। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विकासवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत जो है यह चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यह सीटेट में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। अगला युवा साइकोलॉजी से प्रश्न है विकासवाद का सिद्धांत। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हृदय के एक चक्र में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? हृदय के एक चक्र में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बार। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एक बार। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ग्रीन हाउस गैस के रूप में किस गैस को नहीं जाना जाता है? तो ऑक्सीजन को। मीथेन को भी जाना जाता है ग्रीन हाउस गैस के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड दोनों को, और जल वाष्प को भी जाना जाता है। इस प्रकार आज का ये टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए मैंने इस वीडियो को ज़्यादा विस्तृत रूप में नहीं बताया, ना ही ऑप्शन का थोड़ा विस्तार किया। तो फिलहाल कम समय में पढ़ने के लिए आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।